अगर हमें सोचना चाहिए कि एक डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने, अकेले डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने इन नफरती मनोवादियों के सामने आंखों में आंख डाल के हमारी हिमायत की, हमारे लिए लड़े, मौत को हथेली पे रख के लड़े। अगर बाबा साहब अम्बेडकर को मौत का भय होता तो ये लड़ाई नहीं लड़ पाते। कोई भी जंग, कोई भी लड़ाई जीतने के लिए आपको मौत के भय से मुक्त होना होगा। आपको जेल जाने का डर अगर सताता है तो आप कोई बड़ा काम नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जो डर गया वो मर गया। किसी ने कहा कि कांच के सिक्कों का बाजार में खोना ना खोना क्या है, बेवजह जिंदगी के बोझ को ढोना क्या है, जो ना सका इंसान इंसान के काम, उस इंसान का होना ना होना क्या है। मेरे देश के लोगों, मैं आजाद समाज पार्टी का जिला संगठन मंत्री हूं हापुड़ में, और भाई चंद्रशेखर आजाद का मैं साथी हूं। इस भारत में दो कौम है, एक तो खाना बदोश लोग, निकम्मे लोग, निकृष्ट लोग, भ्रष्ट लोग, सत्ता के लालची कुत्ते लोग, जिन्होंने इंसान का शोषण किया हजारों सालों से, जिन्होंने साम दाम दंड भेद छल कपट करके लोगों पर हुकूमत की, जिन्होंने भय भूत प्रेत आत्मा परमात्मा का निर्माण करके लोगों को गुलाम बनाया, जिन्होंने लुटिया खटिया बिटिया देकर भी सत्ता हासिल की, आज भी वही सत्ता के लालची लोग, नफरती लोग सत्ता में बैठे हैं। दूसरी कौम है इस देश में, मेहनत का ईमानदार कौम, कमेरा समाज, कमा के खाने वाली कौम, जो समता स्वतंत्रता बंधुता न्याय प्रिय समाज है, जो इंसान को मोहब्बत की वकालत करते हैं, उसके प्रहरी है, जिन्होंने इंसान के जीवन को आसान बनाने में मदद करते हैं। ये जो गरीब दबा कुचला समाज है, ये शोषित वंचित जो समाज है, ये समाज ही तो मकान बनाते हैं। ईंट कौन बनाता है? हमारे समाज के लोग बनाते हैं। ये रोड कौन बनाता है? ये दबे कुचले लोग, पीड़ित लोग ही तो बनाते हैं। ये नाली कौन बनाता है? ये कपड़े कौन बनाता है? ये कपड़े सिलता कौन है? डेंटिंग पेंटिंग करता कौन है? और ये टायर पंचर कौन लगाता है? ये इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल इंजीनियर कौन मिलेंगे? ये मोटरसाइकिल वाले भी तो शोषित पीड़ित लोग ही हैं। ये कोई अमीर नहीं है। और ये सफाई कर्मचारी कौन मिलेंगे? ये हमारे समाज के लोग मिलेंगे। भदोई की कालीन कौन बनाता है? हम बनाते हैं। अलीगढ़ के ताले कौन बनाता है? हम बनाते हैं। मुरादाबाद के बर्तन कौन बनाता है? हम बनाते हैं। बनारस के कपड़े कौन बनाता है? हम बनाते हैं। और खेती का जमीन का सीना चीरकर जो अन्न उगाता है, ये हमारे समाज के लोग ही तो अन्न उगाते हैं। इस देश के लोगों का जीवन जो आसान बनाता है, और इस सत्ता में बैठे लोग उन्हीं बच्चों के स्कूल बंद करते हैं। मेरे देश के लोगों, जुल्म सेना बंद कीजिए। इस देश में हम रॉयल फैमिली ऑफ इंडिया के लोग हैं, हम कमा के खाने वाले लोग हैं, हम सिविल संस्कृति के लोग हैं, हम दुनिया की सबसे ऊंची कौम के लोग हैं। नीच कौन? जो कमा के ना खाए वो नीच, जो धमका के खाए वो नीच, जो लूट के खाए वो नीच, जो इंसान में फर्क पैदा करके खाए वो नीच, जो पत्थर में भगवान बता के खाए वो नीच, और जो धर्म के नाम पे धंधा करे और इंसान को नीच बताए वही है नीच। ये नीच लोग सत्ता में बैठे हैं और वो कहते हैं कि जात पात की कर दो विदाई,
हिंदू हिंदू भाई भाई, तो फिर हमारे आरक्षण का विरोध क्यों करते हैं? अगर हम हिंदू हैं तो हमारे आरक्षण का विरोध क्यों करते हैं? हमारा यूजीसी बिल क्यों पास नहीं किया? सुप्रीम कोर्ट ने क्यों रोक लगा दी? और सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी तो लगा दी, ये सरकार बहुमत लाके विधेयक पास करके पास करा दे, बात खत्म हो गई। लेकिन इससे सरकार की नीयत का खोट दिखाई देता है। और जो ये कहते हैं, जो हिंदू धर्म की वकालत करते हैं, हिंदू का नेता कहता है हिंदू खतरे में। कैसे खतरे में भाई? देश का प्रधानमंत्री हिंदू, राष्ट्रपति हिंदू और 18 सीएम हिंदू, 24 राज्यपाल हिंदू, तीनों सेनाओं के अध्यक्ष हिंदू, राष्ट्रपति प्रधानमंत्री सचिवालय में सारे सचिव हिंदू और चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट के सारे जज हिंदू। तो हिंदू धर्म कैसे खतरे में? इन निकम्मे लोगों की कुर्सी खतरे में। मुसलमान का नेता कहता है इस्लाम खतरे में। इस्लाम ना खतरे में था, ना है, ना रहेगा। इंसानियत ही इस्लाम है और इंसानियत कभी खतरे में ना थी, ना है, ना रहेगी। और ये मुसलमान है कौन? अरे हमारे ही तो भाई है। नफरत की थी इस देश में, नफरत इंसान ने इंसान से। मंदिर में नहीं जाने दिया तो हमारे भाई मस्जिद चले गए, हमारे भाई गुरुद्वारा चले गए, हमारे भाई चर्च चले गए। हम एक ही परिवार के, एक ही वंश के, एक ही खून के लोग हैं। और अगर हिंदू धर्म की वकालत करने वाले लोग इतने ईमानदार होते तो अटल बिहारी वाजपेयी, आडवाणी, मोहन भागवत, धीरेन्द्र शास्त्री, मुरली मोहन जोशी अपनी लौंडिया भांजी भतीजी मुसलमान नेताओं को ना बिहाते, दामाद इनके हो। ये बढ़कर रिश्तेदारी बना रहे हैं बीजेपी के नेता, आरएसएस के नेता, और जनता को लड़ा रहे हैं। क्यों कह रहे हैं? इस हिंदू धर्म खतरे में है। मेरे देश के लोगों, इन निकम्मे लोग कुर्सी खतरे में है और हम जिंदा रहेंगे तो इन्हें सत्ता से बेदखल करेंगे अपने जीते जी। क्योंकि इस देश में एक शेर है, टाइगर, जिसका नाम है भाई चंद्रशेखर आजाद, जो नरेंद्र मोदी और अमित शाह की आंखों में आंख डाल के बात करते हैं, जो जुल्म के खिलाफ आवाज उठाते हैं सड़क से लेकर संसद तक। भाई चंद्रशेखर आजाद ने आशा बहनों की पगार बढ़ाने की बात की, भोजन माताओं की पगार बढ़ाने की बात की, शिक्षा मित्रों की पगार बढ़ाने की बात की, मनरेगा के मजदूरों की मजदूरी 500 रुपए करने की बात की, और जो 180 दिन मिलता है काम, उसको 300 दिन काम करने की बात की। और जो हमारे पुलिस वाले 24 घंटे ड्यूटी करते हैं, उन्हें कभी भी बुलाया जा सकता है जरूरत पड़ने पर, इसलिए चैन से नहीं रहते हैं। उन पे ज्यादा वजन है तो उनकी भी ड्यूटी 8 घंटे करने की बात की और पगार बढ़ाने की बात की। जो पुरानी पेंशन खत्म कर दी गई, उस पेंशन को बढ़ाने की बात, दोबारा देने की बात की। और जो हमारा बैकलॉग, जो रिजर्वेशन जो अभी तक पूरा नहीं हुआ, उस रिजर्वेशन को पूरा करने की बात की, बैकलॉग को भरने की। और जो प्राइवेट सेक्टर है, जो गवर्नमेंट प्राइवेट किया है सेक्टरों को, वो हमारी मेहनत की कमाई से खड़े हुए। प्राइवेट सेक्टर, गवर्नमेंट लीज पर जमीन देती है, किसकी? को जमीन आसमान से लेके आया आदमी, हमारी जमीन है, सरकारी है तो हमारी है। गवर्नमेंट उन्हें जीलीज पर जमीन देती है, उनको सर्टिफिकेट देती है, उनको लोन देती है। लोन कहां से देती है? ये हम जो दाल, चावल, आटा, कपड़े, ये जो हम खरीदते हैं, ये इसका इस हम टैक्स पे करते हैं। वो टैक्स गवर्नमेंट को जाता है और गवर्नमेंट उसी टैक्स से अमीरों को लोन देती है। तो यानी कि प्राइवेट सेक्टर
हमारी मेहनत की कमाई पे खड़ा होता है, तो वहां भी 98% रिजर्वेशन होना चाहिए। जिसकी जितनी संख्या भारी, उसकी उतनी हिस्सेदारी वहां होनी चाहिए। तो बेरोजगारी खत्म। और आपके बीच में बहुत सारे नेता आएंगे, वो आपको बहकाने का काम करेंगे, लेकिन भाई चंद्रशेखर आजाद जब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनेंगे तो हमने पहले से तय किया हुआ है, पहले से ही एक कानून पास होगा। डीएमओ, एसडीएमओ या टीचर हो, दरोगा हो या पुलिस वाला हो, जो टैक्स के पैसे से जिंदगी जीता है, उसके बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ेंगे जहां गरीबों के पढ़ते हैं। अभी ये भेदभाव है अमीरों गरीबों की शिक्षा में, तो गरीबों के स्कूल अच्छे नहीं, वहां टीचर नहीं, टीचर है तो वो टीचर लगा हुआ बोर्ड बनाना है, तो पढ़ाई नहीं, उनको ज्यादा काम दे रखा है। और चमड़ी में गए, चमड़ी में लेंटर नहीं है, स्कूल पर दीवार नहीं है, पर्दे लगा के पढ़ाए जा रहे हैं सरकारी स्कूल में बच्चे। और हमारे विधायक को अभी तक पता ही नहीं है, बोलो ना एक बार भी विधानसभा में, एक बार भी। और भाई 1.5 साल में 300 बार बोले सदन में, और 300 बार बोलने के लिए 10 घंटे इंतजार किया डेली, 3 मिनट बोलने के लिए 10 घंटे। और अमीर और गरीब की शिक्षा का भेदभाव मिटाया जाएगा, और सरकारी अस्पताल में जहां गरीब का इलाज होता है, वही टैक्स के पैसे से जो चलते हैं वही उनका इलाज अनिवार्य होगा। अगर गरीब का वहां इलाज होगा तो डॉक्टर नहीं मिलेगा, डॉक्टर मिलेगा 6 गोली लिखेगा, 3 को गोल गोल करेगा और 3 को बोल देगा बाहर से ले लो, है ही नहीं अंदर। लेकिन जब डीएम का बच्चा हो जाएगा और डीएम का इलाज वही होगा, तो फिर सरकारी अस्पताल में इलाज सबसे बेहतरीन होगा, जिसका लाभ गरीबों को मिलेगा। मेरे देश के लोगों, पानी पिला सकता है कोई? वही किसी के पास में पानी दे दो यार, बोतलों तो दे दो भाई साहब।